हाँ। ओके, दोनों ने रीड कर लिए? यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूलाज भी दिए हुए, फॉर्मूलाज को फिलहाल आप इग्नोर करो, क्योंकि फॉर्मूलाज मेमोराइज करने के लिए नहीं है ये। जब मैं वर्किंग करूंगा तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही ये सारी वर्किंग समझ आ जाएगी, तो आपको फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। TCO is a manufacturer of processed goods. In one process, there was no opening inventory, but 5,000 units of input were introduced to the process during the month, and the following costs were incurred. पहली बात तो ये कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आती है डेबिट साइड पे जो कि 0 है। अब एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि जब भी प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए तो ये WIP का अकाउंट आपने बना लेना है और साथ साथ इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है, तो उसमें कभी भी आप स्टक नहीं होंगे। अच्छा, अब कितने यूनिट्स इनपुट किए इन्होंने इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो इनपुट हमें रिसीव हुआ है, दीज आर 5,000 यूनिट्स। कॉस्ट कितनी है 5,000 की? डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है 16,560। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है बेसिकली, शायद हमने चैप्टर 1 में कहीं डिस्कस किया था। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको हम कहते हैं बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग आवर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड, ये वही प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला है, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या चीज मिसिंग है? मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो जब हम मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड अप करते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ये किस अजम्पशन पे हम कैलकुलेट करते हैं कि रॉ मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास वेयर हाउस में है, मैनेजर आया, उसने आपको कहा कि रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ है, हमें और बाय करने की जरूरत नहीं है, इसी रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट करना है आउटपुट में, तो कितनी फर्दर कॉस्ट आएंगी? तो रॉ मटेरियल अगर ऑलरेडी मौजूद हो तो फर्दर कॉस्ट कौन सी आएंगी? डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये है डायरेक्ट लेबर 7360 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड 5520। तो डायरेक्ट मटेरियल को तो मैं यहां लिख लेता हूं 16,560 कॉस्ट है, और कन्वर्जन कॉस्ट लिख लेता हूं। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है इन 5,000 यूनिट्स की? 7360 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है एंड 5520 जो है ये प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है। तो ये सारी डेबिट हो जाएंगी कॉस्ट यहाँ पे फॉर दीज 500 यूनिट्स। इसमें 16,560 मटेरियल है एंड 12,880 कन्वर्जन कॉस्ट है। अब यहां तक इसको हम टोटल कर लेते हैं। इनपुट हुए इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5,000 यूनिट, और इन 5,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है 29,440। यहां तक क्लियर है? जी। ओके, फर्दर रीड करते हैं क्वेश्चन को। ऑफ द 5,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 4,000 वर कंप्लीटली फिनिश्ड ड्यूरिंग द मंथ। मतलब ये कि इन 5,000 यूनिट्स में से आउटपुट हमारे पास कितने, जो 100% कंप्लीटेड है 4,000 यूनिट्स, और बाकी जो बच गए 5,000 माइनस 4,000 कितने यूनिट्स मिसिंग है? 1,000। ये क्या है? ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, और ये 1,000 यूनिट्स जो है ये भी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। ये 4,000 तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को चले जाएंगे, बट ये 1,000 इसी डिपार्टमेंट में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि 1,000 यूनिट्स है। टोटल यूनिट्स यहां पे कर लें, ये वही 5,000। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,000 यूनिट्स है, was only 60% complete with respect to material and conversion cost. So material and conversion cost दोनों में ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 60% कंप्लीट, इसको यहां पे लिख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 60% कंप्लीट है और आउटपुट जो है वो 100% कंप्लीट है। अब करना, अब नॉर्मल लॉस, लकीली इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मल लॉस हमारा 0 है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो 29,440 की इनपुट कॉस्ट है इसको डिवाइड करना है
आउटपुट के बीच में एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बीच में। बट रिमेंबर, हम उसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि 29,000 डिवाइडेड बाय 5,000, कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपके पास 5.89 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें दोनों से। ये नहीं हो सकता। ये इस तरह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मसला ये है कि 4,000 100% कंप्लीटेड है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के जो 1,000 यूनिट्स हैं ये सिर्फ 60% कंप्लीटेड। तो इसकी कॉस्ट अपोर्शमेंट के लिए हम क्या करेंगे? इस कॉस्ट को 29,440 को इन दोनों के बीच में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहां तक क्लियर है? जी सर। ओके, इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने कॉस्ट डिवाइड करनी है आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बीच में। तो पहले तो इनके हम ले लेंगे फिजिकल यूनिट्स जो कि एक्चुअल यूनिट्स है। सो फिजिकल यूनिट्स कितने हैं? आउटपुट के हैं 4,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के हैं 1,000 यूनिट्स। आउटपुट तो हमेशा 100% कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे? यूनिट्स मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे आउटपुट के। ये वही आज 4,000 इंटू 100%, तो ये वही आ जाएंगे 4,000 यूनिट्स। क्या मतलब है? फिजिकल यूनिट्स भी 4,000 है, इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 4,000 है। इसका क्या मतलब है कि फिजिकल यूनिट्स 4,000 थे जो कि 100% कंप्लीटेड है, तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट यूनिट्स भी उतने ही होंगे। लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 60% कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे? फिजिकल यूनिट्स इसका ले लेंगे 60%, तो ये आ जाएंगे 600 यूनिट्स। मतलब क्या है कि फिजिकली तो हमारे पास 1,000 यूनिट्स हैं, लेकिन कॉस्ट अपोर्शमेंट के लिए हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए 600। 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या मतलब है कि ये 600 यूनिट्स दे हैव वर्थ इक्वल टू कंप्लीटेड यूनिट्स। क्लियर विद दिस थिंग? अब हमने क्या करना है? हमने कॉस्ट को डिवाइड करना है आउटपुट में और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। लेकिन हम फिजिकल यूनिट्स की बेस पे नहीं कर सकते क्योंकि ये 4,000 यूनिट्स जो है ये 100% कंप्लीट है, बट 1,000 यूनिट्स जो है ये 60% कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि 60% कंप्लीट है, इनके लिए हम फिजिकल यूनिट्स की बजाय इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? फिजिकल यूनिट्स 1,000 मल्टीप्लाई देयर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये 1,000 यूनिट्स जो है ये 60% कंप्लीट है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास 1,000 फिजिकल यूनिट्स नहीं है, बल्कि हमारे पास 600 यूनिट्स हैं जिनकी वर्थ या वो इक्वल है बिल्कुल आउटपुट यूनिट्स के। मुंतहा क्लियर है? जी सर। अक्सा? जी सर। ओके, तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं आउटपुट के और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के, जो कि है 4,600। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पे देखो, ये फिजिकल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट है। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑलरेडी हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पहले तो देखते हैं इनपुट कॉस्ट कितनी है टोटल। टोटल जो इनपुट कॉस्ट हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में की है वो है 29,440 टोटल इनपुट कॉस्ट। सो दिस इज 29,440। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने कैलकुलेट किए, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? आउटपुट एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दोनों के मिला के 4,600। अब टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करेंगे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, तो ये नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, बल्कि ये इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट है। कि इक्विवेलेंट यूनिट का एक जो यूनिट है उसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई 6.40। यहां तक क्लियर है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। यहां तक क्लियर है? जी सर। ओके, इसके बाद अब करते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कॉस्ट अपोर्शनमेंट भी कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेस पे। कॉस्ट पर यूनिट तो हमारे पास आ गई 6.40। कॉस्ट अपोर्शनमेंट किसके बीच में करनी है? आउटपुट एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बीच में। आउटपुट की इक्विवेलेंट यूनिट्स पहले लिख लेते हैं। आउटपुट की इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 4,000
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 600। कॉस्ट पर यूनिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है 6.40। यही सेम हम दोनों को अब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिकल यूनिट्स नहीं ले रहे, हम यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स ले रहे हैं। सो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मल्टीप्लाई कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4000 इंटू 6.40, ये आ गया 25,600। 25,600 का क्या मतलब है कि टोटल जो इनपुट कॉस्ट है 29,440 की, उसमें से 25,600 हमने दिया आउटपुट को, और बाकी जो बच जाएगी वो हम देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को। सो 600 इंटू 6.40, बाकी बच गई 3840। तो इतनी कॉस्ट हम इन दोनों को देंगे। आउटपुट को कितनी कॉस्ट देंगे 4000 यूनिट्स को? 25,600। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को कितनी कॉस्ट देंगे? 3840। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ये वही होनी चाहिए 29,440। तो हमने क्या किया कि जो इनपुट कॉस्ट थी 29,440, उसको डिवाइड किया आउटपुट एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बीच में, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट से। इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट क्यों यूज करना जरूरी है? क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि टोटल इनपुट कॉस्ट लें 29,440 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 5000 और उससे मल्टीप्लाई करें। उस पे देखो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 5.89। इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 6.40। ये दोनों क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जो यूनिट्स 100% कंप्लीट है उनको ज्यादा कॉस्ट मिलनी चाहिए, जो यूनिट्स कम, जैसे कि 60% कंप्लीट है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के, उनको कम कॉस्ट मिलनी चाहिए। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। मुंतहा? जी सर, पर एक चीज पूछना बहुत जी अजीब है, मगर फिर भी वर्क इन प्रोग्रेस की जो ये दो साइज है, 5000 है और दूसरा है 29,440, तो 5000 की हेडिंग क्या है एक्चुअली? कॉस्ट है, ये क्या है? ये वाले 29,440 तो कॉस्ट। जी जी ठीक। ये 5000 यूनिट्स जो हैं ये फिजिकल यूनिट्स हैं, ये एक्चुअल यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मौजूद है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स हैं? 5000 यूनिट्स हैं, जिनमें से 4000 यूनिट्स आउटपुट के हैं जो कि 100% कंप्लीटेड, और फर्दर जो 1000 यूनिट्स हैं ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के हैं, जो कि अभी तक सिर्फ 60% कंप्लीटेड है, 40% इन पे काम होना अभी बाकी है। क्लियर विद दिस थिंग? जी जी जी। तो ये फिजिकल यूनिट्स हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम फिजिकल यूनिट्स यूज नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स यूज करेंगे। ताकि इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या मतलब है कि हर यूनिट को उसकी कॉस्ट उसकी वर्थ के मुताबिक मिले। जो यूनिट ज्यादा कंप्लीट है उसको ज्यादा कॉस्ट मिले, जो यूनिट कम कंप्लीट है उसको कम कॉस्ट मिले। दैट्स इट। क्लियर विद दिस थिंग? जी सर। अक्सर? जी सर। आई थिंक ये तो आप लोगों ने ए लेवल्स में नहीं पढ़ा होगा ना, प्रोसेस कॉस्टिंग? नहीं सर। नहीं। हाँ, ये